सहारा प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनके कंधों पर देशवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ जल संसाधनों को भी स्वच्छ एवं अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी टिकी हुई है। मोदी सरकार 2 में गठित किए गए जल शक्ति जैसे ड्रीम मंत्रालय की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई, उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से आप खुद ही लगा सकते हैं। हम हस्तक्षेप के इस खास शो में बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी से। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा की थी तो पूरे देश का ध्यान आपने अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय देश के एक बड़े मंत्रालयों में से एक है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंत्रालय का गठन एक खास उद्देश्य से किया है और एक मिशन के तहत किया है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री के उद्देश्यों और उनके मिशन को पूरा करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जल का विषय निश्चित ही हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जी, दुनिया में इस पूरे प्रकृति में जो कुछ भी जीवित है उसके जीवन का आधार जो है वो जल है, चाहे वो किसी भी रूप में है। निश्चित ही हम सब के लिए भी अत्यंत, भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि दुनिया की 18% आबादी भारत में है और लगभग 20% लाइव स्टॉक और कैटल पॉपुलेशन भारत में है। जबकि इसके विपरीत भारत में जो कुल प्रकृति से हमको पीने योग्य जल का हिस्सा है, दुनिया में पानी जो है उसमें से केवल कोई 2-2.5% पानी पीने योग्य है। बिल्कुल, उसका केवल 4% हिस्सा ही हमको मिला है। इसलिए हमारे लिए निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है। हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी इसलिए हो जाती है, लगभग इतना हिस्सा ऐसा है जहां हर साल बाढ़ भी आती है, इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी है। इसलिए हमारे यहाँ निश्चित रूप से नितांत इस बात की आवश्यकता थी कि आने वाले समय में देश को जल समृद्ध बनाए रखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ी है, आबादी के अनुपात में हमारी पर कैपिटल वाटर अवेलेबिलिटी पिछले 50 साल में घट करके 1/4 रह गई है, क्योंकि 4 गुना आबादी बढ़ गई है। तो वो जो है उसको नितांत सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए आवश्यकता कि जल के विषय का होलिस्टिक रूप से जो है इस पर विचार किया जाए, पॉलिसी प्लानिंग किया जाए, निर्णय किए जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी दूरदर्शिता सोच के साथ में जल का विषय जो विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग विभागों की छत के नीचे डिसाइड किया जाता था, देखा जाता था, विचार किया जाता था, उसको इंटीग्रेट करके ये जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। लक्ष्य एक है, नए भारत को बनाना, और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। इसको जानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का निर्माण किया है। और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा लक्ष्य, पिछले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के सामने रखा कि हमने पिछले 5 साल में साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तमाम उपाय किए। जी, घर में गैस का चूल्हा दिया, गरीब आदमी को आवास दिया, बिजली का बिजली पहुंचाई, हर गांव तक, घर तक बिजली पहुंचाई, हर एक व्यक्ति के घर तक जो है शौचालय पहुंचाने का काम किया, बैंक का खाता पहुंचाने का काम किया। अब जो आवश्यकता है वो है कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, साफ पानी पहुंचे। अगला सवाल आपसे ले रहा हूं। गजेंद्र जी, हमारे देश की बड़ी आबादी खेती और किसानी पर निर्भर है, लेकिन आज भी हमारी 80% खेती बारिश के भरोसे है। कहीं ज़्यादा बारिश तो कहीं सूखा की वजह से हर साल बड़ी तादाद में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। ऐसे में देश जानना चाहेगा कि इस वक्त सिंचाई से जुड़ी कितनी परियोजनाओं पर काम हो रहा है और कितनी पूरी हो चुकी हैं, और बाकी को पूरा करने में कितना वक्त लगने वाला है। देखिए, प्राथमिक तौर पर सिंचाई की योजनाओं का निर्माण करना, उनका डेटा रखना, ये सब विषय जो है राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के आए
तो उन्होंने पाया कि देश में बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं। कोई 10 साल से चल रही है, कुछ में 20 साल से काम चल रहा है, कुछ में 30 साल से काम चल रहा है, कुछ उससे भी ज़्यादा लंबे समय से पेंडिंग है, जिसमें 50%, 60%, 30%, 40% काम हो चुका है। लेकिन लाखों और करोड़ रुपया खर्च हो जाने के बाद में भी परियोजनाएं अभी लंबित पड़ी हैं, पूरी नहीं हुई है। जो उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से आग्रह किया कि सब ऐसी परियोजनाएं जो 50% से ज़्यादा पूरी हुई हैं, हम उस पर इंसेंटिव मनी देंगे, आप उनकी योजनाएं बना करके भेजें। 99 योजनाएं, परियोजनाएं देश भर में आइडेंटिफाई की गई और उसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश उसमें करते हुए उन योजनाओं पर त्वरित गति से काम करना प्रारंभ किया। मैं आज पूरे गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उसमें से 40 से ज़्यादा परियोजनाओं का काम कंप्लीट हो गया है। 26 परियोजनाओं पर जो है 40 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो उनका नियत शेड्यूल दिया गया था कि भाई 3 साल में काम पूरा होगा, 4 साल में पूरा होगा, कहीं कुछ होगा, लगभग नियत शेड्यूल के आसपास चल रही हैं। कुछ 2, 4, 6 महीने लेट हैं, राज्य सरकारों को करना है, कुछ कई जगह लैंड एक्विजिशन से जुड़ी हुई समस्याएं, कुछ छोटी मोटी समस्याओं के कारण से कुछ डिले है, लेकिन लगभग समय पर चल रही हैं और हम समय के साथ में उन सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। बहुत बेहतर। हमारे देश में हर साल बाढ़ बड़ी तबाही मचाती है, जैसा आप कह भी रहे थे। यूं कहें कि इस विभीषिका का दंश हमारे देश को हर साल झेलना पड़ता है। एक बार फिर मानसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहने वाला है। पिछले साल बाढ़ से तबाही हर किसी को याद है। ऐसे में आपका मंत्रालय देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जल संसाधनों का रखरखाव और ये प्राइमरिक रूप से सब राज्यों की जिम्मेदारी है जी, लेकिन फिर भी हम राज्यों के साथ में मिल करके उनका सहयोग करते हुए जो बाढ़ के कारण से होने वाली विभीषिकाओं से किस तरह से बचा जा सकता है, इसका टेक्निकल स्टडी भी करते हैं। हमने अपने मंत्रालय के अधीन सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इस तरह के फोरकास्टिंग सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए कि इस बार कितनी बरसात होगी, किस नदी में पानी आएगा, कितना पानी आएगा, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले इसकी पुख्ता सूचना रहे, इसके लिए जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए भी काम करना प्रारंभ किया है। साथ साथ में ऐसे जो है सेंसर्स भी लगाए हैं ताकि जो है नदियों पे में पानी कितनी आवक है इसको ठीक से असेस किया जा सके और उसके हिसाब से प्रबंधन किया जा सके। निश्चित रूप से हम इसमें काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन तक पानी पहुंचाने का जो नदियों को जोड़ने का जो एक संकल्पना है, उस दिशा में भी तेजी के साथ में काम किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। हम सभी को याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को आपस में जोड़ने का सपना देखा था। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी बनी सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। 2019 के बजट में तो इसके लिए सिर्फ 1 लाख करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है शायद। क्या अब ये मान लिया जाए कि ये परियोजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है, या आखिर नदियों को जोड़ने की दिशा में आपने फिर से नया मास्टर प्लान तैयार किया है और जल संसाधन को और ज़्यादा समृद्ध बनाने की दिशा में ये जो मास्टर प्लान है आगे काम करेगा? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। जी, जैसा मैंने कहा कि देश में बहुत जो है बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ आती है, एक बड़े भूभाग में हर साल सूखा पड़ता है। स्वर्गीय अटल जी के समय में जब टास्क फोर्स बनी, सुरेश प्रभु जी के चेयरमैनशिप में टास्क फोर्स बनी, उन लोगों ने मिलकर के काम किया, कुछ इस बारे में अध्ययन किए। पिछले 5 वर्ष में हमने ऐसे 31 लिंक्स जो हिमालयन रिवर्स में भी, इसके अलावा पेनिनसुला रीजन में भी जो हो सकते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको आइडेंटिफाई करके उनमें से लगभग सबकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम किया। 16-17 से ज़्यादा की डीपीआर्स कंप्लीट किए और इस बात को सुनिश्चित किया किस तरह से इनको काम किया जा सकता है। 5 प्रोजेक्ट्स को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में ला करके हमने उसके लिए जितनी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस की आवश्यकता है उन सब का आवेदन किया। वन्य जीवों से जुड़ी हुई जो है संवैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वैधानिक स्वीकृति आपको जो है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए लेनी पड़ती है, ट्राइबल सब एरिया प्लान के लिए से लेनी पड़ती है। उन सब के ऊपर काम करना प्रारंभ किया। कुछ में जो है
लगभग सारी अनुमतियां मिल गई हैं। लेकिन एक और बड़ा विषय भी है कि जल हमारी संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है। बिल्कुल। इसलिए राज्यों को खुले मन से अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर एक स्वस्थ मानसिकता के साथ में आना पड़ेगा, सहमति बनानी पड़ेगी। अब यदि राज्य तेजी के साथ में अपनी सहमति बना लेते हैं तो शीघ्र ही इस दिशा में बहुत तेज गति से काम किया जा सकता है। आपने बहुत ही मैं आपको एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि शीघ्र ही इस दिशा में शुभ समाचार आप सबको मिलेंगे। आपने राज्यों का मुद्दा जो उठाया, नदियों के पानी को लेकर दो राज्यों के बीच मतभेद एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली हरियाणा के बीच यमुना के पानी और कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं। चूंकि आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी अंतर्राज्यीय नदियों के संबंध में मतभेदों विवादों के समाधान के समन्वय करने की दिशा में आपने काफ़ी काम किया है। मध्यस्थता और सहायता देना आपने शुरू किया है। साथ ही कुछ मामलों में अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भी निगरानी करना। ऐसे में आपका मंत्रालय नदियों के पानी को लेकर दो राज्यों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए क्या कुछ ठोस पहल कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है? मतलब कुछ विवादों को सुलझाया जा चुका है या नहीं? देखिए, जल राज्यों का विषय है, जैसा मैंने कहा जी, और हमारे देश के 90% 92% से ज्यादा नदी बेसिन जो है वो अंतर्राज्यीय बेसिन है। बिल्कुल। पानी प्रत्येक राज्य की प्राथमिकता है। बहुत सारे राज्यों के बीच में इसको लेकर के कुछ विवाद जो हैं वो चल रहे हैं। संविधान ने उसके लिए जो व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था के अनुरूप जो कानून बना है, उसके अनुरूप ऐसे सारे विवादों को निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल बना करके ट्राइब्यूनल उसमें निर्णय करे, इसका प्रावधान है। देश भर में अब तक ऐसे इस विषय में 9 से ज्यादा ट्रिब्यूनल्स बने हुए काम कर रहे हैं जी। 5 ने अपने अनुशंसाएं की है, उन 5 ने अनुशंसाएं की है, उनमें से कुछ को चैलेंज किया गया, 4 अभी अनुशंसा नहीं कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक एक ट्राइब्यूनल को अपना निर्णय देने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 32 साल तक का समय लगा और आज भी निर्णय नहीं कर पाए। ऐसे में यह आवश्यक था कि इन ट्रिब्यूनल्स के निर्णय देने की समय सीमा को सीमित किया जाए। हमने लोकसभा में एक बिल ला करके उसको लोकसभा में पारित करवाया और इस इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन प्रस्तावित किया, जिसको लोकसभा ने मंजूर किया कि इस जो है ट्रिब्यूनल्स की समय को सीमाबद्ध कर दिया जाए और यह तय कर दिया है कि अब 5 साल के भीतर सारे ट्रिब्यूनल्स को अपना अवार्ड घोषित करना ही पड़ेगा, जिसके लिए भी स्टेज 1 के अवार्ड के लिए जो है अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं। पहले विवाद के जो है समझौते के दृष्टिकोण से काम करने के लिए, फिर स्टेज 1 के लिए, फिर स्टेज 2 के लिए, यानी कुल 5 साल में निर्णय करना ही पड़ेगा। वो मैं आया था कि पहले के ऐसा अनुभव पहले भी आया था कि निर्णय होने के बाद में भी देश की सरकार ने कई बार ऐसा हुआ कि उसको निर्णय को पब्लिश नहीं किया, गजट में नोटिफाई नहीं किया। हमने इस व्यवस्था को भी समाप्त किया है कि जिस दिन ट्रिब्यूनल निर्णय सुनाएगा उस दिन वो ऑटोमेटिकली पब्लिश माना जाएगा, ताकि कोई भी देश की सरकार चाहे किसी की भी हो, वो भी उसको चाह करके भी न रोक सके। बहुत अच्छा काम किया आपके मंत्रालय ने और ये बिल वाकई स्वागत करने योग्य है और इसकी सराहना होनी चाहिए। गजेंद्र जी, कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन यानी साफ सफाई को ही मूल मंत्र बता रहे हैं, जिसके तहत लोगों से बार बार हाथ धोने को कहा जा रहा है। चूंकि अपने देश में आपने पहले ही कहा है कि जल संकट पहले से ही गंभीर है। ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान पानी के बेइंतहा इस्तेमाल से क्या भविष्य में नया संकट पैदा होगा या पानी की कमी होगी? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश का जो कुल पानी का उपयोग होता है जी, उसका केवल 5% लगभग हिस्सा ही जो है वो घरेलू पानी के रूप में घर में पीने, जो हम व्यवहार में पानी काम में लेते हैं, चाहे पीने के लिए, चाहे स्वच्छता के लिए, कपड़े धोने के लिए, अन्य प्रयोगों के लिए, वो केवल 5% पानी उपयोग में होता है। इंडस्ट्री जो पानी उपयोग में लेती है वो केवल 6% है। शेष 89% पानी जो है वो कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। हमने इस दिशा में भी केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास प्रारंभ किए हैं कि हम कम से कम पानी उपयोग में अपनी खेती को कर सकें। यदि 5% पानी अगर खेती में उपयोग में बचाया जा सकता है
तो आने वाले 50% सालों तक देश को जो है पीने के पानी की समस्या नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। भगवान ने जो हमको दिया है, हम ठीक से यदि उसका प्रबंधन करें तो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम देश को जल समृद्ध बना सकते हैं। कोरोना संकट से पहले देश में जल की हर बूंद को बचाने और उसे एक सोच समझकर खर्च करने की बात होती थी। इस पर तमाम आंदोलन भी हुए, कई जो है एक्टिविस्ट इस पर लगातार काम कर रहे हैं। बॉम्बे में आबिद सुरती जो है इसको एक मुहिम बना करके लगातार काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी किया गया। लेकिन अचानक सबकी प्राथमिकताएं इस बीमारी में बदल गई है। अब जल संरक्षण नहीं बल्कि साफ सफाई सबकी प्राथमिकता बन गई है। समय की मांग ऐसी है। ऐसे में आपके मंत्रालय के सामने क्या नई चुनौती आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से हम सबको आने वाले समय में जल के साथ में व्यवहार के लिए कि मैं जिम्मेदारी का पूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। जिस किसी भी देश ने या जिस किसी भी समाज ने या हमारे देश में भी जिस किसी भी गांव ने या किसी गांवों के समूह ने जल समृद्ध अपने क्षेत्र को बनाया है, उन्होंने 4-5 बेसिक पिलर्स पे काम किया है। पहला, हम जल का संचय करें, जो बरसात से पानी मिलता है उसका अधिकतम संचय करें। दूसरा, हम जल का संरक्षण करें, जो कुछ हमारे पास में है उसको किसी तरह से बचा करके रखें। तीसरा विषय होता है जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें। जिस किसी भी काम के लिए पानी को लें, हम कम से कम पानी में किस तरह से जो है काम चला सकते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी हाथ धोने के लिए आधा लीटर, मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ और सुदूर रेगिस्तान से आता हूँ, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को पूर्ण स्वच्छता के साथ में हाथ धोने के लिए भी शायद आधा लीटर पानी भी पर्याप्त होता है, उससे कम में भी काम चल जाता है। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को हाथ धोने के लिए भी शायद एक व्यक्ति स्नान करता है, उतने पानी की आवश्यकता पड़ती है। हमको व्यवहार में जो है विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा, चाहे हम व्यक्तिगत उपयोग में ले रहे हैं, चाहे हम इंडस्ट्री के उपयोग में ले रहे हैं और चाहे हम खेती के उपयोग में ले रहे हैं। और चौथा चीज यह है कि हमको उपयोग किए हुए पानी को बार बार शुद्ध करके वापस उपयोग में लेना पड़ेगा। जिस भी देश ने, इजराइल से लेकर के दुनिया के जिस भी देश ने और जिस भी गांव ने देश में, भारत में इन 4 प्रिंसिपल्स पर काम किया, वो गांव, वो क्षेत्र, वो देश जो है जल समृद्ध बना है। 100 मिलीमीटर बरसात वाला देश इजराइल आज पीने का पानी अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करता है, वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन है। और हम 1068 मिलीमीटर वाले बरसात वाले देश होने के बाद में भी जल संकट को अनुभव कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमको अपना आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। और इस चेतना के जागरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी जनवरी महीने में मैं सिंगापुर में था। वह देश भी दूसरे देशों पर जल के लिए आश्रित था, लेकिन अपने जल की आपूर्ति जिस तरीके से वाटर ट्रीट करके, वो बार बार यूजेबल वाटर को भी ट्रीट करके पानी पीने के लिए वो बनाते हैं। एक सवाल समझ में आ रहा है, जो वाटर हार्वेस्टिंग की बात आपने कही, जल संचय की आपने बात कही, हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए कि वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में हो। लेकिन अभी भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का नारा दिया, लोगों ने उसे बहुत हद तक अपनाया, उसका असर आज दिख रहा है। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर घर में जल संचय की योजना को लागू करना है, इस योजना में आपको नहीं लगता कि पूरा भारत पिछड़ा हुआ है और आत्मावलोकन के जरिए हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए? क्योंकि जितना बारिश का जल हमारे देश में होता है वो हमारी आपूर्ति से कहीं बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस पानी को हम गंवा देते हैं, बचा नहीं पाते। इसके लिए क्या जन आंदोलन करने की दिशा में आप लोगों का ब्लूप्रिंट है, विजन है? कैसे इसको करने की दिशा में आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि लोगों को अवेयर करना बड़ा जरूरी है। देखिए, जैसा आपने कहा, देश में प्रकृति ने हमको प्रचुर मात्रा में पानी दिया है जी। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है हमको हर साल बरसात, बर्फ या इंटरनेशनल बेसिन से जो पानी हमारे यहाँ आता है उसके माध्यम से मिलता है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर में से लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है हमारा हार्वेस्टेबल कंपोनेंट है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी में से हम जो पानी कुल मिला करके अपने धरती पर जो रोक पाते हैं, देश के सबसे बड़े बांध से लेकर के सबसे छोटे पोखर तक, वो पानी जो है कुल मिला करके 250-300 बिलियन क्यूबिक मीटर है। मतलब 8% है केवल पानी रोक पाते हैं। तो निश्चित रूप से हमको इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है।
जब माननीय मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के साथ में पहली बार मन की बात कार्यक्रम से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए इस बारे में जन जागरण के लिए पूरी विस्तार से चर्चा की कि किस तरह से क्यों हमारे लिए आवश्यक है, किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने देश के सारे ग्राम प्रधानों को, सरपंचों को, चुने हुए 2.5 लाख प्रतिनिधियों को पत्र लिख करके और आग्रह किया कि अपने गांव में एक दिन ग्राम सभा का आयोजन जो है केवल और केवल जल के विषय को लेकर के करें। 1.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में इस तरह की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय किया गया उनकी हम इस तरह से काम करेंगे। एक जो है जबरदस्त नई चेतना का जागरण हुआ। जल शक्ति अभियान पिछली वर्ष किया था, दुर्भाग्य से इस बार इस कोविड की आपदा के कारण से हम उसको उस तरह से नहीं कर पाए। देश की सरकार में काम करने वाले 1000 से ज्यादा ऑफिसर्स, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे ऊपर के अधिकारी, उसके अलावा इंजीनियर्स, हाइड्रोजोलॉजिस्ट, ऐसे लोगों की टीम बना करके 256 जिलों में भेजी गई जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां ज्यादा चुनौती बढ़ी है। उन सब जिलों में इस दिशा में का जो है चेतना का जागरण करना, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको वापस रिस्टोर करना, अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, पेड़ लगाने की एक्टिविटीज करना, आम जन में इस विषय का जागरण करना, गांव का लेके पूरे जिले का एक वाटर प्लान बनाना, इस दिशा में काम चेतना जागरण करने के किया। जबरदस्त प्रभाव हुआ। लाखों से ज्यादा स्ट्रक्चर्स नए बनाए गए या पुराने स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर किया गया, लाखों में संख्या है उनकी। उसके बाद में जी देश की जो है सबसे बड़ी डिपेंडेबिलिटी, आज भी 65% डिपेंडेबिलिटी जो है वो भूगर्भ के जल पे है, जमीन के अंदर जो पानी है उसके ऊपर है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन में से पानी हम अकेले निकालते हैं। 25% पानी दुनिया में जो जमीन में से निकाला जाता है वो हम अकेले भारत में निकालते हैं। अमेरिका और चीन मिलकर के जितना पानी विड्रॉ करते हैं उसका 1.5 गुना हम निकालते हैं। उसी के कारण से देश के कुछ प्रदेशों में जो है लगभग 20% हिस्से में जमीन के पानी पे ज्यादा दबाव होने के कारण से वो पानी सिकुड़ता जा रहा है, वो पानी जो है हमारा सूखता जा रहा है, हमारे स्रोत दबाव में है। उनको रिस्टोर करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना हमने अटल भूजल योजना के माध्यम से शुरू की, जिसमें डिमांड साइड मैनेजमेंट, कि हम पानी को कम से कम कैसे उपयोग करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन में वापस पुनर्भरण करें, इसके लिए जन सहभागिता से इस जो है को सुनिश्चित करते हुए सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए हमने काम करना प्रारंभ किया। 6000 करोड़ रुपए की इस योजना से 7 प्रदेशों में यह काम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बेहतर आपने बताया। देश की 40% आबादी के जीवन की डोर सीधे तौर पर गंगा नदी से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने गंगा की साफ सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसका वो परिणाम नहीं आया जो कोरोना आपदा की वजह से हुए लॉकडाउन ने कर दिखाया। तो क्या कोरोना महामारी मानव जीवन के लिए आपदा के साथ साथ वरदान भी साबित हुई है, खास तौर पर नदियों के जीवन और नदियों के प्रवाह को लेकर के और उनकी जल शुद्धि को लेकर के? देखिए, मैं इस बात को एक तो सर्वथा जो है सिरे से खारिज करता हूं कि उसका वो परिणाम नहीं आ पाया जो हमने अपेक्षा की थी। देखिए, पिछले वर्ष जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, देश और दुनिया के 22-23 करोड़ लोगों ने उस कुंभ को देखा था और सब लोगों ने एक स्वर से, संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार किया था। देश के करोड़ों लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था कि गंगा के पानी के क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल। कोविड की आपदा आने से पहले अक्टूबर के महीने में हमने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन किया था। पूरे गंगा नदी के स्ट्रेच पर हमने 4 साल पहले किए गए जांच के स्तर में भारी गुणवत्ता में सुधार जो है महसूस किया। मैं खुद देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक आया था, बहुत सारे वैज्ञानिक साथ थे, हम सब ने पानी सीधा नदी से उठा करके पानी पिया था। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उस पानी के कारण से नहीं थी। पानी सर्वथा पीने के योग्य था। ऐसे में यह कहना कि केवल कोविड की आपदा से नदियों का पानी शुद्ध हुआ, इस बात को मैं सिरे से अस्वीकार करता हूं। लेकिन हाँ, यह सत्य है कि पोल्यूशन के 2 बड़े कारण, एक पोल्यूशन के 3 कारण पानी में होते हैं। एक सूरज के द्वारा जो सूरज का पानी गिरता है उसके कारण से होता है, दूसरा इंडस्ट्री के कारण से जो एफ्लुएंट जाता है उसके कारण से होता है, और तीसरा जो हम नदियों के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, हम स्नान करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारे जानवर वहां जाते हैं,
हम अपने दूसरे कई कई अलग तरह के कर्म जो हैं वो भी नदियों के किनारे पे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबसे कुछ ना कुछ पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल होता है। ये सारी एक्टिविटीज बनती, इंडस्ट्री भी बनती, तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम आना ही था। वो हमने जो है उसको स्टडी भी किया है, हमने उसका डेटा भी कलेक्ट किया, हम उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। हम आपसे आखिरी सवाल ले रहे हैं, समय की सीमा भी है और अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। गंगा जल की गुणवत्ता को आधार बनाकर कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने केंद्र सरकार को सुझाव भेजा था कि कोविड-19 के इलाज के लिए दवाओं के साथ साथ मरीजों को गंगा जल का भी सेवन कराया जाए। आपके मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए ICMR से अनुरोध किया कि इस पर रिसर्च किया जाए, और फिर क्या वजह रही कि ICMR ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ऐसा कुछ हुआ था, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है कि गंगा नदी के पानी में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं कि वो पानी खराब नहीं होता। हम सब ने अपने घर परिवारों में देखा है कि वर्षों वर्षों तक पड़ा रहने के बाद में भी वो पानी शुद्ध बना रहता है। बिल्कुल, उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता, और ये ऐतिहासिक रूप से तय सत्य है, वैज्ञानिक रूप से भी तय है। इससे पहले भी जो है वर्षों में, पिछले वर्षों में जिस तरह की स्टडीज हुई, बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्ट किया, उन्होंने पाया कि गंगा नदी के पानी में वहाँ की मिट्टी की, वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसके कारण से कुछ न ऐसे तत्व हैं जो उसको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं। कुछ वर्षों से हमारी इसको लेकर के मान्यता भी थी जी। अब इस कोविड की आपदा के समय में देश के बहुत सारे ऐसे संगठनों ने हमें लिख करके आग्रह किया कि क्यों न इस बात की जांच की जाए कि इस पानी के माध्यम से शायद कोरोना को खत्म करने, इस वायरस से लड़ाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमने ICMR को भेजा था, क्योंकि हमारे पास तो इस तरह के वैज्ञानिक किसी भी चीज़ को, न तो उसको करने की कॉम्पिटेंसी है, न ऐसे संसाधन है, न हमारी वो क्षमता है। लेकिन ICMR ने कि इस समय पर ऐसा किया जाना उचित नहीं है, ऐसा करके उसको टर्न डाउन किया है। भविष्य में कभी उनको उपयुक्त लगेगा तो वही उसके लिए उत्तरदायी संस्थाएं, उनको निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आगे भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समय की सीमा है, हम प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो ये थे गजेंद्र शेखावत जी। जब मोदी सरकार पार्ट 2 में जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा इनको दिया गया था, तब इन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तब ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री की नई खोज हैं गजेंद्र शेखावत, और जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय का काम धाम और जिस तरीके से नीतियां बनाने की दिशा में ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट से लेकर जल संसाधनों को अक्षुण्ण रखने की दिशा में एक कारगर कदम जरूर साबित होगा, और कुल मिलाकर के जल शक्ति मंत्रालय भारत के जल जीवन को एक आगे तक ले जाएगा और एक मुकाम तक जरूर इसको पहुंचाने की दिशा में ये मंत्रालय आगे बढ़ेगा। हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे 8 बजे हस्तक्षेप के नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सहारा प्रणाम।